वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिड लर्न हब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने क्लास 9th बायोलॉजी बुक स्टार्ट की थी, तो उनमें हमने जो है फर्स्ट चैप्टर कवर किया था और हम सेकंड चैप्टर में थे। तो सेकंड चैप्टर में हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो आज क्लियर हो जाएगा और हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट लेते हैं। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है थ्योरी, प्रिंसिपल एंड लॉ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में काजेज ऑफ मलेरिया के बारे में पढ़ा था, तो अब हम उनके नेक्स्ट स्टेप के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इसकी जो थ्योरी, प्रिंसिपल और लॉ जो है ये कंफर्म हुए, यानी जो काजेज हमने पढ़े थे वो कंफर्म हुए हैं या नहीं हुए, और कितने परसेंट में कंफर्म हुए हैं कि हमने जो स्टेप पढ़े थे वो सही निकले या गलत निकले। ठीक है, तो आज का टॉपिक है थ्योरी, प्रिंसिपल एंड लॉ। The ultimate goal of science is to understand nature world in terms of theories. If the hypothesis is found to be correct, then it becomes a theory. अच्छा, साइंस की जो बेसिक गोल है, तो वो क्या है? वो समझना है एक चीज को। सही है, एक चीज को समझना है जो उसी की बिना पर फिर हम एक थ्योरी बनाते हैं, और इस थ्योरी की जो हम आइडिया लेते हैं, जो हम हाइपोथेसिस निकालते हैं, अगर ये हाइपोथेसिस जो है ये सही निकले, जो हमारा जो शक था कि ये काम हम ऐसा करेंगे तो फिर वो ठीक निकलेगा, या फिर ऐसा करेंगे या फिर वैसा करेंगे, अगर ये आइडिया जो हमारी है, जो हाइपोथेसिस है, अगर ये करेक्ट निकले तो हम फिर उनको क्या किस में कन्वर्ट कर देते हैं? थ्योरी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, वो फिर एक थ्योरी बन जाता है। It is supported by a number of evidence. थ्योरी जो है ये एविडेंस इसमें मौजूद होते हैं जो इसको सपोर्ट देता है। ठीक है, जो सबूत वगैरह होते हैं, अगर सबूत ना हो तो फिर थ्योरी जो है वो नहीं बनती। A theory can be changed if better evidence is available. अच्छा, जब एक दफा थ्योरी बन जाता है और फिर जो कोई और साइंटिस्ट आ जाता है और फिर उसमें जो है एडिट कर लेता है, एडवांस जो एविडेंस वो निकालता है उससे बेहतर, तो फिर वो थ्योरी जो है वो चेंज हो जाती है। अगर जो दूसरा साइंटिस्ट है, अगर उसने एक एडवांस एविडेंस निकाली है इस सॉल्यूशन की, तो फिर वो थ्योरी में चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, वैसे थ्योरी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, द थ्योरी ऑफ evaluation, a theory that has been verified and appears to have wide application, may become biological principle or law. For example, Mendel's law of inheritance. अच्छा, जो थ्योरी है ना, ये एवेल्युएशन पे डिपेंड होता है। ठीक है, और फिर इस थ्योरी को वेरीफाई करता है, फिर वो साइंटिस्ट जो है उस थ्योरी को वेरीफाई करता है, उनके बेस पर जो है एक प्रिंसिपल और लॉ बनाता है। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो लॉ पेश किए गए हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये मेंडल ने पेश की है, और ये इस लॉ पर बहुत रिसर्च हुए हैं इनहेरिटेंस पर। ठीक है, और इसकी थ्योरी निकाली है, इसकी हाइपोथेसिस निकाली है, इस पर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। इसके बाद जो है आखिर में ये थ्योरी जो है वो पास हुई है। ठीक है, और फिर इसका नाम दिया गया है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नाम दिया गया है। ठीक है, तो अच्छा, डेटा डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा एनालिसिस। इसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे और इसकी एनालिसिस करेंगे। कैसे? कि द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। डेटा किसी को कहते हैं? डेटा जो है ये एक कलेक्शन होता है किसकी? इंफॉर्मेशन की। ठीक है,
जब हम पूरा सारा इंफॉर्मेशन, सारा डिटेल जो है वो हम एक ही जगह पर लाकर एक ही फाइल में कन्वर्ट करें तो उनको डेटा कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट डेटा इज कलेक्टेड, then data is organized by using techniques such as tables and graphs। फर्स्ट जो है हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत सी टेक्निक्स के ज़रिए से, जैसा कि हमारे पास एक टेबल हो या जो है एक ग्राफ्स हो, उन पे हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं कि ये डेटा किस हद तक ठीक है या किस हद तक ये गलत है। टू प्रिडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेटा इज कॉल्ड एनालिसिस। और जो हम बेसिस के बिना पर जो प्रिडिक्ट करते हैं, डेटा को जो प्रिडिक्ट करते हैं, बेस जो डेटा के बेस पर जो हम जो प्रिडिक्ट लेते हैं तो वो उनको हम फिर एनालिसिस कहते हैं, यानी जानना। एनालिसिस ऑफ डेटा इज डन बाय मींस ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन। एनालिसिस जो है ये डेटा की किस बिना पर होता है, रेशो एंड प्रोपोर्शन की, यानी जो दो चीज़ हैं तो वो हम कह रहे हैं कि एक चीज़ और दूसरी चीज़ जो है ये कितनी रेशो में एक दूसरे से जो है वो ठीक है, या कितनी रेशो से ये चीज़ जो है ये गलत है, या फिर एक चीज़ को हम ज़्यादा करेंगे तो दूसरे पर क्या इफ़ेक्ट होगा, या दूसरे को हम कम करेंगे तो इस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। ये सब हम रेशन और प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे। अच्छा, रेशो। रेशो, the comparison of one number to another number is called रेशो। जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ कंपैरिजन करेंगे तो उनको रेशो कहा जाता है। जैसा कि प्रॉब्लम, व्हाट इज द रेशो बिटवीन 105 रेड फ्लावर्स एंड 35 वाइट फ्लावर्स। ये एक प्रॉब्लम है, इनसे हम रेशो निकालेंगे कि कितने रेशो है इन रेड फ्लावर के दरमियान और वाइट फ्लावर के दरमियान। चूंकि रेड फ्लावर हमारे पास 105 है और वाइट फ्लावर हमारे पास 35 है, तो फिर हम इसकी रेशो निकालेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 105 रेशो 35। अच्छा, अगर हम 7 पर इसे डिवाइड कर दें तो, या फिर 5 पर डिवाइड कर दें तो 5 7 ज़ा 35 और 5 21 ज़ा 105। ठीक है। तो हम इसे कट करेंगे, फिर इसे 21 लिखेंगे, यहाँ पर 7, फिर हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो 7 1 ज़ार 7, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, और 7 3 ज़ार 21, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो इससे हमें ये रिजल्ट मिला कि हमारे पास जो रेड फ्लावर है वो 3 है, और वाइट फ्लावर जो है वो 1 है। जैसा कि अगर हम एक वाइट फ्लावर को ले लें तो उसके साथ साथ हम इसके बदले में रेड फ्लावर को 3 रेड फ्लावर को लेंगे। सही है। तो ये इसकी रेशो है 3:1। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन। टू इक्वल रेशोज joined by the sign equality form a proportion। प्रोपोर्शन जो है ये हम दो इक्वल रेशो को जो हम ज्वाइन करेंगे, एक दूसरे से मैचिंग करेंगे, तो उनके दरमियान हम इक्वल का निशान लगाएंगे और इसे प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे कि 10 A/B इज इक्वल टू C/D, यानी A/B जो है ये इक्वल है C/D इज अ प्रोपोर्शन। तो ये प्रोपोर्शन की साइन है। ठीक है। रेशो एंड प्रोपोर्शन आर यूज्ड इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। रेशो और प्रोपोर्शन जो है तो ये यूज होता है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी हमें जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सामने आते हैं तो उनको हल करने में हमें रेशो प्रोपोर्शन की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। ये जो है ये हम यूज़ करते हैं एक करेक्ट रिजल्ट जो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के बिना पर हम इसकी
एक करेक्ट रिजल्ट को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर हमें चाहिए कि हमें इस बायोलॉजिकल अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें और हमें उस एक्सपेरिमेंट की जो करेक्ट रिजल्ट है, जो सही रिजल्ट चाहिए, तो हम उन रिजल्ट को रेशो और प्रोपोर्शन के ज़रिए से कैलकुलेट करेंगे। Imagine flipping a coin. Each time you flip the coin, there is a 50% chance of heads and 50% chance of tail. अगर हम एक कॉइन को ले लें, एक सिक्के को ले लें और हम उनको जो है वो ऊपर की तरफ फेंक दें, यानी हम जैसा कि हम जो मैचिंग में है, क्रिकेट मैच में हम टास्क जो है वो लेते हैं, तो उसी तरह जब हम कॉइन को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसी में 50% चांस जो है तो वो हिट की तरफ भी है और 50% चांस जो है वो टेल की तरफ भी है। तो हम किसी इसी में से एक को सेलेक्ट करेंगे, या हिट को या टेल को। तो इस हेड और टेल की को फिर जो वो ज़मीन पर आ जाता है वो कॉइन, तो फिर पता चलता है कि या हिट है या टेल है। लेकिन ज़मीन के आने से पहले हम उस दोनों की चांसेस जो है वो 50-50% है, ठीक है। तो इसकी रेशो क्या है, 1:1 आता है। In an experiment, 30 sparrows were subjected to mosquito bite. एक एक्सपेरिमेंट में हमने जो 30 स्पैरोज है वो जो है हमने क्या किया था, एक मॉस्किटो ने उनको बाइट किया था। 24 ऑफ विच गॉट मलेरिया। इन 30 में से जो है 24 स्पैरो जो है उन्हें मलेरिया हो गया था, ठीक है। इफ 100 sparrows were bitten by mosquito, how many got malaria? अगर हम जो है 100 स्पैरोज को हम क्या करें, मॉस्किटो से बाइट करें, तो फिर हमें कितनों में मलेरिया, 100 में कितनी स्पैरोज को मलेरिया हो जाता है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट जो करेंगे तो उसके लिए हम x लेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 100, ठीक है जी। जो हम कैलकुलेट करेंगे तो 100 में करेंगे, इज इक्वल टू 24। हमने 24 जो है वो मलेरिया से इफेक्टेड हुआ था, कितने में, 30 में। तो ये कैलकुलेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अपनी जगह पर रखेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। और ये जो 100 है ये यहाँ पर डिवाइड फॉर्म पे है और हम इसे ऊपर की तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई फॉर्म तक ले जाएंगे। ये सही इसी तरह जो आता है 100 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइड बाई 30। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे, ज़रब करेंगे 100 को 24 से, तो ये 2400 बन जाता है और डिवाइड बाई 30। फिर हम इस 24 को 30 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 80। यानी जब हम 100 स्पैरोज लेंगे और उनको मॉस्किटो बाइट करती है तो उन 100 में जो है 8 स्पैरोज को मलेरिया होगा, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस। अच्छा, अब ये डेटा एनालिसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। तो डेटा एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर रिजेक्टिंग, मॉडिफाइंग एंड कंफर्मिंग अ हाइपोथेसिस। ये डेटा एनालिसिस जो है इसकी ज़रूरत है हाइपोथेसिस को कंफर्म करने में, इसके जो है मोस्ट मॉडिफाई करने में या इसको रिजेक्ट करने में, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे, फर्स्ट नंबर जो है वो है रिजेक्टिंग अ हाइपोथेसिस। कैसे के हाइपोथेसिस को कैसे रिजेक्टिंग करेंगे, तो इसमें है मलेरिया अकर्स इन मर्शी प्लेसेस। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में कहा था कि फर्स्ट साइंटिस्ट ने क्या बोला था कि मलेरिया जो है ये किससे होता है, ये मर्शी प्लेसेस से होता है। बेस्ड ऑन दिस डेटा द हाइपोथेसिस विल बी। तो इस मर्शी प्लेसेस के बेस पर जो है हमारा हाइपोथेसिस बना था कि मर्शी वाटर कॉजेज मलेरिया, कि मर्शी वाटर जो है ये काज करता है मलेरिया को, ठीक है। तो हमने लिया 20% ड्रैंक मर्शी वाटर। अब हमने एक्सपेरिमेंट किया इस पर, तो हमने जो है 20 लोगों को लिया और उनको मर्शी वाटर जो है वो पिला दी। तो नो वन सफर्ड फ्रॉम मलेरिया।
तो उनमें से 20 में जो है कोई भी किसी को भी मलेरिया नहीं हुआ। So the hypothesis is rejected on the basis of data that 20 persons drank marshy water and did not suffer from malaria. तो इनसे क्या नतीजा मिला हमको कि ये जो मर्शी वाटर है तो ये मलेरिया की काज नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया, इस हाइपोथेसिस को हमने खत्म किया कि ये जो है ये हाइपोथेसिस जो है ये रॉन्ग है। ठीक है। फिर दूसरा जो है मॉडिफाइंग हाइपोथेसिस। मॉडिफाइंग हाइपोथेसिस में हमने क्या किया कि आफ्टर रिजेक्टिंग ऑफ मर्शी वाटर as cause of malaria, hypothesis was modified on the basis of other observation. अच्छा, जैसा कि मलेरिया की जो मर्शी वाटर जो है ये काज होते हैं मलेरिया से, ये हाइपोथेसिस जो थी तो वो रिजेक्ट हुई। तो इस हाइपोथेसिस के रिजेक्शन के बाद जो न्यू ऑब्जर्वेशन हुई तो इसमें जो है दूसरा हाइपोथेसिस निकल आया। वो क्या था कि मॉडिफाइड हाइपोथेसिस जो है वो है प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है तो इसमें निकला कि प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया को काज करता है। अब हम इसको कंफर्म करेंगे कि ये कैसे काज करता है। तो कंफर्मिंग हाइपोथेसिस के लिए हम क्या करते हैं कि डेटा एनालिसिस ऑफ रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट्स confirm the hypothesis that plasmodium is the cause of malaria। तो इस कन्फर्म हाइपोथेसिस के लिए हम इसमें जो पहले इन्होंने कहा कि प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया को काज करता है, तो हमने इस डेटा को लिया और इस प्लाज्मोडियम पर जो है बार बार एक्सपेरिमेंट किया ये कन्फर्म करने के लिए कि क्या ये हाइपोथेसिस ठीक है या ठीक नहीं है। तो जो हमने बार बार एक्सपेरिमेंट किया तो इससे ये रिजल्ट निकला कि प्लाज्मोडियम काज ऑफ मलेरिया के प्लाज्मोडियम जो है ये एक स्पीशीज है जो ब्लड में होता है और ये मलेरिया को काज करता है। ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस फिर ठीक निकला। अच्छा, जो लास्ट है तो वो है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। यानी मैथमेटिक्स जो है ये साइंटिफिक प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है। उनकी एक खास मकसद है। मैथमेटिक्स इज एसेंशियल टू मेनी साइंस। ठीक है। वही बात है कि जो मैथमेटिक्स जो है ये क्या है, ज़रूरी है साइंसेस में। ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैथमेटिक्स इन science is the role it plays in the expression of scientific models. Studying mathematics develops a reasoning ability. ये जो मैथमेटिक्स है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसकी, यानी इसकी साइंस इसमें बहुत बड़ा काम है। ठीक है। और बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि इसमें जो है हमारे जो साइंटिफिक मॉडल है तो ये भी हमें अच्छी तरह से जो है समझ आ जाती है। और जब हम इनकी स्टडी करेंगे तो हमें जो रीजनिंग होता है, हमें जो परसेंटेज होता है, जो दूसरों के एक चीज़ और दूसरी चीज़ के दरमियान जो रेशो होता है तो इनको मॉडिफाई करने के लिए इन रेशो को क्या है इनकी रिजल्ट को देखने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है, हमने फिर मैथमेटिक्स को यूज़ करना पड़ता है। तो इसी के बिना पर हमें रिजल्ट मिल जाता है कि ये रिजल्ट जो है ये कितने परसेंट ठीक है। ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो ये चैप्टर जो है ये आज ख़त्म हुआ। तो कल से हम जो है चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो फिर मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है। और तब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।